हम तो हम क्या कह रहे थे स्टार्टिंग में, हमने कितना देख लिया था कि भैया वो रिसेप्टर बैठे थे साइटोप्लाज्म के अंदर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चले आए, उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, वो कॉम्प्लेक्स गया न्यूक्लियस के अंदर, इतना हमने समझ लिया था। ठीक है, अब वो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर करता क्या है, वो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा होता है, डीएनए। डीएनए के एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर बाइंड करता है और एक नई प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो क्या प्रोसेस चली, मैंने ओवरऑल देखे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आए, उन सेल्स के पास गए, रिसेप्टर बैठे थे कहां, साइटोप्लाज्म में, उनसे चिपक के बनाया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, कहां, साइटोप्लाज्म में, वो रिसेप्टर वो कॉम्प्लेक्स अंदर गया न्यूक्लियस के अंदर, वहां था डीएनए, डीएनए के स्पेसिफिक साइट से बाइंड करके प्रोटीन का सिंथेसिस कराया, और वो प्रोटीन कौन सी थी, स्टेरॉइड हार्मोन, कौन से, यानी ग्लूकोकॉर्टिसोइड, यानी corticosteroids bind to specific receptors in the cytoplasm. The drug receptor complex is transported into the nucleus, where its bind is specified on DNA and regulate the synthesis of new protein that's beyond the effect of glucocorticoids. ठीक है, तो यही प्रोटीन है जो क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन करेगी, यानी ये स्टेरॉइड हार्मोन है। कौन से हार्मोन, जो पढ़ के आए, कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेनिडिसलोन, पढ़ के आए हो, ये सभी है सारे, वो जो अपने नाम पढ़े थे। अब ये तो इतना हो गया। फार्माकोकाइनेटिक क्या, कि अगर ये ड्रग आप लोगे तो उन ड्रग का क्या होना है, ये ड्रग ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी अब हम एक चीज क्लियर हो गए कि जो ड्रग ओरली एब्जॉर्ब होगा, हर बार पढ़ चुके, उनके एडवर्स इफेक्ट सब करा दो, वॉमिटिंग करा दो, हेडेक करा दो, नोजिया करा दो, जीआईटी डिस्टर्बेंस करा दो, जो ओरली लेगा उस रास्ते को खराब कराओ, खत्म बात। तो ड्रग्स आर वेज ऑब्जर्व्ड ओरली, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेटाबोलाइज्ड बाय किसमें, माइक्रो, मैंने आपको बताया था लीवर के अंदर माइक्रोसोमल एंजाइम्स थे, इसको तोड़ते थे। तो मोस्टली ड्रग क्या लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं, किडनी से एक्सक्रिएट होते हैं और ओरली हम लेते हैं। तो ये जैसे मोस्टली चलता है ऐसे ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी चलता है, इसलिए ये स्पेशल डिमांड इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये उसका क्या हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया। ये हर हेडिंग है जो हर उसमें लिख के आई। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होने हैं, सीधी सी चीज है, अभी तक हम जितना पढ़ के आए हैं, जो ये कर रहा था उस चीज को बढ़ा दो, वही एडवर्स इफेक्ट होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो काम हो रहा है उसको बढ़ा दोगे, वो उसका एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट क्या, पहले सिंड्रोम, मैं अभी तक नाम बता रहा था, कजिंग सिंड्रोम क्या होता है, कजिंग सिंड्रोम मींस क्या, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एबनॉर्मली। क्यों हो सकता है, क्योंकि क्या हो सकता है, जो हमारे कॉर्टेक्स था, एडेनल कॉर्टेक्स था, उसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम हो जाए तो भैया एक्सेसिव अमाउंट में बनने लग जाएगा। बनेगा तो क्या होगा, हम पढ़ के आए थे कि भैया वो लिपिड का तोड़ के उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी करा रहा था, तो मैंने कहा था फेस पर, नेक पर और शोल्डर पे आ रहा था, तो वो पढ़ के आए थे। अब उससे क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ गए तो लिपिड ज्यादा अमाउंट में टूटेगा, ज्यादा अमाउंट में टूटेगा तो फैट ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा तो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो जिस जगह पे कलेक्ट होना उस जगह पे ज्यादा कलेक्ट होगा, यानी मून फेस बनेगा, बफेलो हम बनेगा, ट्रंक पे ओबेसिटी आएगी पूरे पे। मगर ये तो आपके फेस, नेक और ट्रंक पे चली आई, मगर लिम में क्या होता है, लिम इसके अंदर नहीं आते, लिम बल्कि पतले होंगे, बाकी सब में मोटापा आएगा, लिम पतले होंगे। ये क्यों होता है, इसको समझना है, लिम पतले क्यों होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है, अब देखो इसमें तो बस इतना लिख दिया है कि मसल वास्टिंग, थिनिंग ऑन द लिम, मगर वो मसल वास्टिंग क्यों, मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले याद रखना, मैंने आपको बताया था आइनोट्रोफिक इफेक्ट चलाता है, यानी पॉजिटिव आइनोट्रोफिक इफेक्ट का, इट इंक्रीज स्ट्रेंथ टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब सीधी सी बात है, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी तो रिलैक्सेशन में चली जाएगी, और अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी तो इजीली बात है मोशन नहीं कर पाएगी, मोशन नहीं करेगी तो मसल वास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो समझने की जरूरत ही नहीं है, जो हम पॉइंट पढ़ के आए थे बस उन्हें कनेक्ट करो। क्या, कि जो पॉजिटिव आइनोट्रोफिक इफेक्ट था वो आपको जाएगा नेगेटिव आइनोट्रोफिक इफेक्ट, इससे मसल कॉन्ट्रैक्शन करना कर देगी बंद। मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो ऑटोमेटिक से मसल जब काम नहीं करेगी तो वास्टिंग तो होने लग जाएगी, वास्टिंग होगी तो क्या होगा जो लिम्स हैं उनकी थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो लिम्ब इसमें आपको पतले दिखेंगे कसिंग सिंड्रोम्स में, ठीक है। और स्किन इजी ब्रशिंग, जो स्किन वेयर है उन पे एकदम इजी ब्रशिंग, एकदम रेड नजर आएगी, पिंपल्स वाला नजर आएंगे, बहुत सारे सिम्टम्स, ठीक है। तो ये कसिंग सिंड्रोम में याद रखना कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि भैया ओवरऑल तो चीजें मोटी हो रही हैं, हाथ पैर क्यों पतले हो रहे हैं, उसका रीजन है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट का कम हो जाना। उसे मसल कॉन्ट्रैक्शन गया, इसकी वजह से क्या हुआ, कर नहीं पाया, ठीक है। मसल किसमें जाने लग गई, फास्टिंग में। हाइपरग्लाइसेमिया सीधी सी बात है, प्लस ग्लूकोज लेवल शुगर को ये बढ़ा रहा था, आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को बढ़ा दो,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा बढ़ेगा तो क्या, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा टूटेगा तो बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा। तीन चीज से बढ़ेगा। बोले कैसे बढ़ेगा, बोले एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगी, ओवर प्रोडक्शन, प्लस लीवर में स्टोर होना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, प्लस उनका जो एक चीज और थी, बोले क्या थी, उनको इनहिबिट पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को भी क्या कर देगा, बहुत ज्यादा इनहिबिट कर देगा, कहीं यूटिलाइज नहीं होने देगा। हाँ, इसीलिए क्या डायबिटिक होता है, बिल्कुल। अगर डायबिटिक में जो ग्लूकोज वगैरह है बढ़ जाएगा तो उसमें भी, इसीलिए ये समटाइम ये हाइपरग्लाइसेमिया भी डायबिटीज मेलाइटिस को कॉज कर देती है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाए तो इतना ग्लूकोज बढ़ जाता है कि उस चक्कर में डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है। इसलिए इसको भी टाइप 2 ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इंसुलिन का कोई डायरेक्ट, ध्यान रखना, डायबिटीज टाइप 1 ऑलवेज प्ले डायरेक्ट रिलेशन टू इंसुलिन, डायबिटीज टाइप 2 इनडायरेक्टली प्ले रिलेशन विद इंसुलिन। उसमें इंसुलिन कम ज्यादा नहीं होता डायबिटीज टाइप 2 में। टाइप 2 में इंसुलिन नॉर्मल रहती है, बल्कि उसको जो एब्जॉर्ब करने वाले टिश्यूज होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। एक दिन में आपका डायबिटीज पे बहुत प्यारा लेक्चर लेने वाला हूँ, लिया भी था अगर किसी ने अटेंड करा हो पहले, लेकिन मैं फिर से उसको जरूर लूंगा। ठीक है, डायबिटीज पे लूंगा, और एक बार लूंगा मैं हार्ट अटैक, वो क्या बोलते हैं इस पे, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम्स पे, कि मतलब मैं ओवरऑल उस पे लूंगा, ओवरऑल एस्पेक्ट पे। ठीक है, तो क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया यहाँ डायबिटीज मेलाइटिस को भी उसने करा दिया। ठीक है, और इंक्रीज योर रिस्क ऑफ अल्सर्स एंड गैस्ट्राइटिस। अल्सर और गैस्ट्राइटिस कैसे करा दिया इसने, पढ़ के आई थी पीछे। बोले तीन चीजों को, दो चीजों को छोड़ रहा था, बोले पेप्सिन को छोड़ रहा था और गैस्ट्रिक एसिड को छोड़ रहा था। अब सीधी सी बात है, गैस्ट्रिक एसिड अगर ये ज्यादा छूटेगा तो गैस्ट्राइटिस तो करा नहीं है ना। अल्सर क्यों करा, गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा छूटेगा तो अल्सर होगा, सीधी सी बात है। अभी पेप्सिन ज्यादा छूटेगा तो पेप्सिन हार्मोन के भी अल्सर करा देगा, पेप्सिन की वजह से भी अल्सर होंगे। ठीक है, तो जो चीज है, जो काम पड़ गया है वो ही सब है। ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, क्यों भैया, इन्फेक्शन से ससेप्टिबिलिटी क्यों, मैंने बोला ना, जो तीन काम, अभी तो पहला तीन काम इसके अपन इंपॉर्टेंट पढ़े थे। पहला बोले कैटाबॉलिज्म, दूसरा इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनोसप्रेसेंट को कम करना, तीसरा अदर सेक्शन में बहुत सारे पढ़े थे, उन सबको अभी अब, तो ये वाला एक्शन अब आने वाला है क्या, कि अगर अब इम्यूनोसप्रेस ज्यादा हो गए तो नॉर्मल अमाउंट में तो इम्यूनोसप्रेसिव सप्रेस करना ठीक है, मगर ज्यादा कर देगा तो पेशेंट क्या, ये बाहर के फॉरेन पार्टिकल आएंगे, बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाएगी, तो इन्फेक्शन के लिए आप प्रोन हो जाओगे। तो ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इंक्रीज एंड द सीवियरिटी ऑफ एनी इन्फेक्शन मे बी मोर बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, और सीधी सी बात है, फिर आपको पहले कोई की भी बीमारी हो, प्रीवियसली डोरमेंट टीबी हो, कुछ भी हो, वो सब फिर से आपकी एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट करा देता है, स्पेशली इन दी वर्टिब्रा, इज मोर कॉमन इन द ओल्डर एज में। अब ये माइंड में आएगा क्वेश्चन कि भैया ऑस्टियोपोरोसिस क्यों करा रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों करा रहा है, उसका रीजन है ग्लूकोस्टेरॉइड्स अगर ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाए तो इट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, बोन लॉस एंड बोन फ्रेजिलिटी। तो ये तो सर वही बात होगी, पोरोसिस होएगा तो बोन फ्रैक्चर, बोन फ्रेजिलिटी और बोन लॉस तो होना है। हम ये पूछ रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों बढ़ा रहा है, उसका रीजन है कि इट्स क्या, एक याद रखना, ये इन्फ्लामेटरी सेल्स को क्या कर रहा था, इन्फ्लामेटरी सेल्स को, क्योंकि मैंने बोलता एंटी इन्फ्लामेटरी, तो कम कर रहा था, कम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, पढ़ा ना। तो ये एक ध्यान रखना, इन्फ्लामेटरी सेल्स और बोन सेल्स का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन होता है, अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड बोन सेल्स। अगर ज्यादा अमाउंट में इन्फ्लामेटरी सेल्स गिरेंगे तो बोन सेल्स भी गिरेंगे, और बोन सेल्स गिरे तो बोन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बोन कमजोर हो जाएगी और बोन ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, यानी बोन इजीली फ्रेजाइल हो जाएगी, इजीली ब्रेक हो जाएगी। तो कोई डायरेक्टली रिलेशन बोन के लिए नहीं था, तो फिर क्या था कि बोले कि इन्फ्लामेटरी सेल्स में उसको कम करता है, उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है किससे, बोन सेल से, तो फिर कम हो गया। डायरेक्टली ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ने कोई काम नहीं करा। ठीक है, बोले और बोले ए वेस्कुलर नेक्रोसिस करा देगा बोन में, और ग्रोथ रिटार्डेशन। अब ये वही बात आ गई कि बोले ये कैसे, मैंने बोला ना सीएनएस, पूरे सीएनएस को करेगा। अब सीएनएस तो सीएनएस ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ, मेंटली ग्रोथ, उन सब के लिए। तो क्या होना है, जब ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी तो फिर क्या होगा, समझ रहे हो। ये वेस्कुलर नेक्रोसिस क्यों, हम पढ़ के आए थे आर्ट्रियोल्स में, याद आ गया। आर्ट्रियोल्स को क्या कर रहा था, उसकी टोन को मेंटेन कर रहा था, ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो ज्यादा टोन मेंटेन कर देगा, दबी जाएंगी, काम ही खत्म है। वेस्कुलर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी बोन्स की, जो बोन को सप्लाई कर रही थी। चीजों को जो पढ़ के आए वही बढ़ाओ। पेप्टिक अल्सरेशन क्यों, क्योंकि पेप्टिक को रिलीज कर रहा था,
मेंटल डिस्टर्बेंसेस क्यों? क्योंकि सीएनएस, अब सीएनएस आ गया, बात खत्म। मेंटल डिस्टर्ब, सीएनएस मतलब सब कुछ डाल दो, मेंटल डिस्टर्बेंसेस लाइक साइकोसिस, डिप्रेशन, वो सब। कैटरेक्ट एंड ग्लाइकोमा। आपको पता है ग्लाइकोमा इज द सेकंड, ये पढ़ के आए हो आप, अच्छा सेकंड ईयर में ही है, पढ़ोगे जब ईएनटी, ईएनटी पढ़ोगे ना उसमें, नहीं ईएनटी में क्यों, ये आंख वाले ऑप्थेल में पढ़ोगे कि ग्लाइकोमा इज द सेकंड वर्ल्ड में कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का, सेकंड। फर्स्ट क्या है? कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट तो हमको पता है कि लेंस के ऊपर क्या हो जाता है, क्लाउडिंग हो जाती है। अब सीधी सी बात है, इसलिए आपको पता है कि डायबिटीज वालों की आंखें बहुत जल्दी खराब होती हैं। क्यों खराब होती है? क्योंकि ग्लूकोज बढ़ जाता है, और इसमें भी सब ग्लूकोज, इसमें भी सिम्टम्स डायबिटीज वाले आने ही आने हैं। क्या बोलने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हार्ट में प्रॉब्लम होनी है, बीपी बढ़नी है, डायबिटीज के जितने सिम्टम्स से लगा दो, हीलिंग डिले होनी है, सब कुछ डायबिटीज घुसेड़ दो। क्योंकि डायबिटीज में जो सिम्टम्स आने हैं वो इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। डायबिटीज के सिम्टम इसके एडवर्स इफेक्ट है, उसमें भी बेटर है, इसमें भी। तो कैटरेक्ट क्या? डायबिटीज के सिम्टम, इसके सिम्टम मत कर देना। इसके सिम्टम तो ग्लूकोज कम होंगे तो वो उसके सिम्टम है। ये तो एडवर्स इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो इसके एडवर्स इफेक्ट और डायबिटीज के सिम्टम एक हुए है ना, क्योंकि दोनों, तब दोनों में ग्लूकोज बराबर होगा। तो कैटरेक्ट में लेंस पे क्लाउडिंग हो जाती है। ग्लाइकोमा क्या होता है? क्या होता है समझो, ये डायबिटीज वालों में बहुत मोस्ट कॉमन है। ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से आई के अंदर ना प्रेशर बढ़ जाता है। डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज इन द आई कॉज डैमेज ऑप्टिक नर्व ड्यू टू हाई प्रेशर। इतना ग्लूकोज बढ़ जाता है आंखों के अंदर, जो ऑप्टिक नर्व है वो आंखों से कहां, ब्रेन में जा रही होती है, और ये सबसे बड़ा कॉमन कॉज होता है इस ऑप्टिक नर्व को डैमेज होना। तुरंत आंखें चली जाएंगी, एक बार ऑप्टिक नर्व गई, गेम ओवर, फिर आंखें ठीक नहीं होती। तो ऑप्टिक नर्व ये डैमेज कर देता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज डिपोजिशन आंखों में स्टार्ट हो जाता है, और वो एक प्रेशर एग्जीक्रेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैटरेक्ट और ग्लाइकोमा हो जाता है। ठीक है, डिलेड गुड हीलिंग, कोई बात ही नहीं करनी, एंटी इंफ्लेमेटरी काम था भैया, उसको बढ़ा दिया, गुड हीलिंग हो गई। एक इसका ये इम्यूनोसप्रेसिव का ये आ गया। अदर इफेक्ट्स क्या? रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, कन्वर्जन, हाइपरकोगुलेटिविटी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, भैया कुछ भी जोड़ दो। ये तो लिखे आपको 10,000 लिख दो। क्यों? क्योंकि बोलो हर कुछ सीएनएस ही तो चला रहा है, सीएनएस बिगड़ेगा, सब बिगड़ेंगे, तो इन कामों को भी बिगाड़ देगा। ठीक है, इसका यूज क्या है फिर? थेराप्यूटिकली यूज क्या है? ये ड्रग देने का है, मैंने फिर बोला ये ड्रग देने जब है जब आपके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो गया। अभी तक हम क्या क्या पढ़ के, अभी तक तो हमने इनका काम पढ़ा, ठीक है ना। अभी तो वो हम कह रहे काम पढ़ा, अभी तो हमने इनका एडवर्स इफेक्ट पढ़ा। एडवर्स इफेक्ट पढ़ा ना कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो गए तो इसमें थोड़ा सा आपने गलत पढ़ लिया। इसमें क्या एडवर्स इफेक्ट आप पहले पढ़ गए, ये आप थोड़ा सा याद रखना। एडवर्स इफेक्ट हमको आखिरी में लिखना होता है, पहले हम थेराप्यूटिकल यूज पढ़ते हैं। तो थेराप्यूटिकल यूज में तो क्या होता है कि भैया चीज कम हो गई, उसको बढ़ाना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो तब आता है ना, कब आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो जब आएगा जब क्या ज्यादा अमाउंट में होगी। तुमने एडवर्स इफेक्ट पहले पढ़ लिए, तो उसमें ध्यान रखना पहले यूज लिखना है, जैसे सब ड्रग में पढ़ते आ रहे हो, फिर एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें एक हेडिंग आगे पीछे हो गई है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। तो थेराप्यूटिक यूजेस क्या चलेंगे? बोले वही सब यूजेस लगा दो जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो। कब हो सकते हैं कि हमें पता है एडिनल कॉर्टेक्स के जो ना वेसिकुलर से रिलीज हो रहा था भैया, वहां पर इनसेफिशिएंसी करा दो, उसका काम मत करवाओ प्रॉपर। तो क्या इफ यू हैव एडिनल एफिशिएंसी योर बॉडी कांट प्रोड्यूस इनफ कॉर्टिसोल, यानी ग्लूकोकॉर्टिसोल बना नहीं पाएगी। इस डिसीज को बोलते हैं एडिसन्स डिसीज। यानी आप यहां याद रखोगे, आप आज 2 डिसीज पढ़ के आए हो, एक होती है कसिंग्स डिसीज और एक होती है एडिसन्स। कसिंग्स when increase glucocorticoids, एडिसन्स when decrease glucocorticoids। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, डिजीज में कंफ्यूज नहीं होना, 2 मार्क्स में आती हैं। ठीक है, कसिंग्स यानी कब? अब आप कैसे याद करोगे कसिंग्स? मैंने बोला ना, चेहरा कैसे एकदम कुशन लाइक, फेस एकदम बड़ा बड़ा हो रहा है, कुशन जैसे कुशन होता है ना, फैला फैला, तो वैसा सब कुछ क्या रहा है, कुशन टाइप। कशिंग यानी सब चीजें क्या, अब चेहरा बड़ा कब होगा? जब चीजें बढ़ेंगी, तो ग्लूकोज बढ़ने पर कशिंग। और एडिसन्स क्या? एडिनल ग्लैंड की एफिशिएंसी, तो एडिसन्स। ठीक है, एक याद रहेगा, दूसरा तो अपने आप याद रहेगा। एडिनल है तो एडिसन्स, और कशिंग है तो वो। याद करने की जरूरत नहीं है, नामों पे जाओ, चीजें अपने आप याद होती है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट योर बॉडी कांट प्रोड्यूस, इसकी को एडिसन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये ड्रग दिया जाता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस
कॉर्टिसोल दैट्स योर बॉडी कैन नो लॉन्गर मेक। तो क्रॉनिक एडिशंस, वो एडिशनल डिफिशिएंसी में हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है 20 से 40 mg का डेली। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। अब इतने यूजेस आएंगे ना, आप बोलोगे सर ये सब यूजेस कैसे, ये सब यूजेस कैसे? बोलो पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। इसका हर जगह रोल है। बॉडी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इसका रोल नहीं है। यानी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये समझ लो, मैं आपको ही बता रहा हूँ, मोस्टली कुछ भी प्रॉब्लम हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की टेबलेट साथ में थोड़ी बहुत दे ही देते थे। क्यों देते? भले बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम नहीं है फिर भी दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि ये सीएनएस के फंक्शन को इनहेंस करता है। अब कोई भी डिसीज हो वो हमारे बॉडी के फंक्शन को तो बिगाड़ेगी तो साथ में एक हल्की सी टेबलेट दे दो, थोड़ी सी लो अमाउंट में, और शॉर्ट टर्म यूज के लिए, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म यूज के लिए, कि बस आपका काम हो जाए, इतना ही नहीं। ज्यादा कर दोगे तो फिर एडवर्स इफेक्ट आने लग जाएंगे, तो जिम्मेदार कौन है आप? तो हार्ट फेलियर में क्या शॉर्ट टर्म यूज देते हैं विद इन 7 days के लिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन हेल्प ट्रीट हार्ट फेलियर टू इंक्रीज योर बॉडीज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड सर्टेन डाययूरेटिक्स। ये क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं, देखो अब समझना, आप हार्ट वाली डिसीज में तो क्या डाययूरेटिक्स देते हो। अब ये मुझे कोई बता आपको पढ़ा के आ रहा हूं मैं, बोले क्या पढ़ा के आ रहे हैं? बोले अगर आपने पढ़ा था बीपी वाला एक ड्रग पढ़े थे, बीपी वाले ड्रग में पढ़ा था सर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उन्हें दे सकते हैं क्या ये? डायबिटिक वाले पेशेंट में कैसे दे दोगे? अगर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप दोगे तो ग्लूकोज तो बढ़ रहा है ना, ग्लूकोज तो बढ़ेगा। डायबिटिक वाले पेशेंट में क्या था? ग्लूकोज ही तो बढ़ रहा था। आप डायबिटिक वाले पेशेंट को दे दोगे तो आप डायबिटिक पेशेंट को मार ही दोगे, क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला था कि डायबिटीज वालों के सिम्टम्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एडवर्स इफेक्ट सेम हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों में ग्लूकोज बढ़ रहा है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और बढ़ गया, किसी का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है? तो समझ आ रही कि ऐसे नहीं उनमें तो ये, बल्कि आपको कम और करना है। डायबिटीज वाले पेशेंट में तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ेंगे आगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम और करते हैं कि ग्लूकोज कम बने। उसमें तो उल्टा, आप उल्टा और दोगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कम करने के लिए दोगे, ना कि बढ़ाने के लिए। एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोगे। यहां तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल रहा था, जब हार्ट फेलियर, आपको बीपी वाला याद हो तो बीपी वाले में मैंने आपको बताया था कि जब बीपी वाले में किसी की बीपी बढ़ जाती है तो मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म में आपको ध्यान है थोड़ा सा बॉडी फ्लूइड कम करने के लिए हम डाययूरेटिक्स देते थे कि यूरिन ज्यादा जाए। उसमें एक बहुत कॉमन आपको याद है एग्जांपल करवाया था लूप डाययूरेटिक। लूप डाययूरेटिक में आपको नाम याद करवाया था फ्यूरोसिमाइड, याद आ गया राइट? ये सब तो ये जब ये ड्रग्स दिए जाते हैं ना हार्ट वालों को, यूरिन जाए। यूरिन क्यों देते हैं हार्ट वालों में? क्यों? कि बोले भैया यूरिन दोगे बॉडी में फ्लूइड कम होगा, फ्लूइड कम होगा तो हार्ट पे प्रेशर कम लगेगा। लेकिन आप बॉडी से फ्लूइड बाहर निकालोगे तो बॉडी की मैकेनिज्म भी तो डिस्टर्ब होगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए साथ में इसको ये दे देते हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा इनहेंस कर देती है। तो इसने क्या पुश धक्का लगा दिया, ठीक है? कैंसर वालों में क्यों भैया? कैंसर वालों में आप सीधी सी बात है, कीमोथेरेपी चलती है, इतने सारे ब्लड कैंसर्स होते हैं, बोन मैरो की कैंसर, डब्ल्यूबीसी, ये सब कितने कैंसर्स वगैरह चलते हैं, तो उन सब में ये दिए जाते हैं कैंसर थेरेपी क्या? तो कैंसर थेरेपी क्या क्यों दिए जाते हैं? सिर्फ इसीलिए जो कैंसर्स के जो कीमोथेरेपी होती है उनके बहुत सारा साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये ड्रग देने पे क्या इनहेंस कर देते हैं आपकी बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को और के सारे फंक्शंस को, तो जिससे कि आपका थोड़ा बहुत काम चलता रहे। तो मैंने कहा ये ड्रग मेनली आपके उस रिस्पॉन्स में तो दिए जा रहे हैं एडिशंस में, लेकिन ये इसका मेजरली इनहेंस वाला रोल बहुत बड़ा है। हर डिसीज के साथ ये हर आपको दे ही दे देते हैं, बोले कोई बात नहीं दे दो, क्योंकि भैया इसके इतने फंक्शन है कि आज तक हम खुद पता नहीं कर पाए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन कितने हैं टोटल। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया मतलब इट इज अ ब्लड कैंसर, ब्लड का कैंसर होता है, बोन मैरो, और बोन मैरो के अंदर डब्ल्यूबीसी का, उसको बोलते हैं लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। वो या क्रोनिको, तो उन सब में दिए जाते हैं। हॉडकिंस लिम्फोमा होता है कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, मल्टीपल माइलोमा कैंसर ऑफ स्किन के, मतलब कोई भी कैंसर हो भैया आप उसमें ये साथ में दे देते हो। क्यों? क्योंकि बॉडी के फंक्शन को इनहेंस करने के लिए प्लस जो कीमोथेरेपी से एडवर्स इफेक्ट है उनको कम करने के लिए। दूसरा स्किन कंडीशन, एटोपिक डर्माइटिस, यानी आपकी स्किन का क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। अब भैया सीधी सी बात है, इन्फ्लामेशन क्यों दोगे इनको? क्योंकि उनका एंटी इन्फ्लामेटरी काम था। अब ये दे दोगे तो ये बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन बढ़ रही है तो उसको कम कराएगा। तो हुआ गया ना, एटोपिक डर्माइटिस, इन्फ्लामेटरी डर्माटोम्स हो रहे हैं तो उनको कम करने के लिए आप ये टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हो। एनसेड्स क्या होते हैं? एनसेड्स तो होते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल। एक और आते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं, वो होते हैं स्टेरॉइडल। अब जब इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर दो टाइप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे एनसेड्स
और एक पढ़ोगे एसिड्स। एसिड्स होते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, और एक होते हैं एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। वो स्टेरॉइड्स वाले कौन से ड्रग होते हैं? वो यही होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यही ड्रग आपको इन्फ्लामेशन में आगे आने वाले हैं, याद रख लेना। एक होते हैं नॉन स्टेरॉइड, जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं, वो दूसरे होते हैं, उनको वहीं पढ़ेंगे वो कौन से होते हैं। तो जो नॉन स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइडल वाले होंगे वो यही होंगे। इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर स्टेरॉइडल वाले कौन से होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल तो समझ आएगा, स्टेरॉइड नहीं। स्टेरॉइडल वाले कौन से? बोले यही वाले, कि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्यों? क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा अमाउंट में दे दो, बॉडी की एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स में होता है, तो ये टॉपिकल स्टेरॉइड्स में लगाए जाते हैं। तब इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है ना, किसी को भयंकर जलन हो रही होती है, तब ये दिए जाते हैं। ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज में माइल्ड इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस वगैरह हो, मतलब वही बात है यार, बार बार है ना, कि इन्फ्लामेशन हो, एडेसिव कोलिन, तो आपको ये सब आप दे सकते हो स्टेरॉइड्स। ठीक है। अगर इन्फ्लामेशन कहीं भी हो, लीवर डिसीजेस, स्टेरॉइड्स आर यूजफुल इन कंडीशंस लाइक क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इन सब में क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम पढ़ के आप दोगे तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करवाते हैं। जब ग्लूकोज स्टोर होगा तो उसको भी एनर्जी मिलती है, जो आसपास की अल्कोहल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल लीवर क्यों खराब करता है, क्योंकि अल्कोहल लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है, और आप ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल पी लो तो वो लीवर में स्टोर करके बहुत दिन तक भरा रहता है, और वो आपके लीवर को करता है खराब। तो भैया अगर आप वो लीवर तो इतना सही, आप बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज डालोगे तो लीवर के लिए उससे क्या होता है कि इतनी अल्कोहल के लिए जगह नहीं बचती, तो वो भी उसके लिए हेल्प करता है, लीवर को भी ठीक करने में हेल्प करता है, मगर सिर्फ इनहेंस करता है, साइड रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले नहीं करता। जब लीवर की डिसीज होती है उनमें भी देते हैं। आई डिसीजेस, अब वही बात है, जहां आप जितने भी आइटिस है सब में ये दे दो। क्यों? आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ये तो बॉडी की इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को कम करना, चाहे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो, ऑप्टिक न्यूराइटिस, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, सब में दे दो, लेकिन विद इन अ रेंज। ज्यादा दे दी तो आप अंधे और कर दोगे। क्यों? क्योंकि बोले ग्लाइकोमा करा दोगे, ऑप्टिक नर्व डैमेज करा दोगे। तो ये सब क्या, विद इन अ नॉर्मल लिमिट। दो चीजें ध्यान रखनी होती है, एक तो नॉर्मल लिमिट में दिया जाता है और एक शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। ठीक है, बस उतने ही टाइम के लिए। ज्यादा दे दिया तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी इतने खतरनाक है जिसकी कोई हद नहीं है। रेनल डिसीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्यों भैया नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, क्या बताया था, बोले जीएफआर रेट को मेंटेन करके रखता है। जब आपकी किडनी खराब होती है तो आपकी किडनी एक्सट्रीम चीजों को बॉडी के बाहर निकालती है, तो उनको मेंटेन कौन करेगा? यही, तभी स्टेरॉइड दिए जाते हैं। एलर्जिक कंडीशन, फिर वही बात आ गई घुमा फिर आके, बोले क्या, बोले इम्यूनो सप्रेसिव है, इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। मैंने पहले कहा था अगर ये कम हो गई तो बॉडी में आपको एलर्जी कंडीशन होने वाली है, तो एलर्जी कंडीशन में ये देते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे ये क्या इम्यूनो सप्रेसिटिव है, तो आपकी इम्यूनिटी जिससे कम हो, जिससे क्या होगा, आपको एलर्जी नहीं हो। तो आ गई फिर वही बात। तो जो काम है बस वही देते जा रहे हैं। ऑर्थोआर्थराइटिस में, ऑर्थोआर्थराइटिस में क्यों भैया, आइटिस आ गया, बस दे दो इन्हें, सोचो मत, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी है। स्टेरॉइड्स आर गिवन इन इंट्रा आर्टिकुलर, इंजेक्शंस दिए जाते हैं इनके, क्योंकि आपको पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या खराब होता है, आर्टिकुलर सरफेस, तो वहां इसको दिए जाते हैं। अदर बहुत सारी है, फिर कोई भी हो, ब्रेन का, ब्रेन के सेरिब्रल एडिमा, मैलिग्नेंसी, लंग डिसीजेस, सब में ये दे दे सब में थोड़े थोड़े दिए। हाई डोज प्रीडिस्पोन्ड ये स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ सर्जरी फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट आ गया यहाँ पर। बोले क्या, बोले हाई डोज दे दिए, ये इसको हाई डोज में दे दिया जाता है। बोले जब सर्जरी करने वाले होते हो, कौन सी सर्जरी? प्लास्टिक सर्जरी। बोले क्यों सर? बोले हम कोई चीज अगर जब बॉडी के बाहर में डालते हैं तो हमारी बॉडी उसको तुरंत रिजेक्ट कर देती है, तो बोले हम जैसे ही दे देंगे इसको, हम जैसे ही इसको दे देंगे तो क्या होगा, बोले बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी ज्यादा अमाउंट में, और इसलिए इसको हाई डोज में, बहुत ज्यादा डोज में दे दो जिससे बहुत ज्यादा इम्यूनिटी गिर जाए, और इम्यूनिटी गिर गई तो आप जो ग्राफ्ट वगैरह लगा रहे हो वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो रिजेक्टिंग से बचाने के लिए ये ज्यादा हाई अमाउंट में, इसलिए आप देख रहे हो अगर आपने पढ़ोगे तो मेन रोल में तो बहुत ही कम दिया जाता है, एक ही पढ़ के निकले बस एडिशंस, बाकी सब तो आपने एक्स्ट्रा वाली पढ़नी, क्योंकि इसके इतने फंक्शन ही है। किसी ने पूछा है एलर्जिक वाला पूछा था क्या, जस्ट अ सेकंड। एलर्जिक कंडीशन में मैंने बताया, एलर्जिक कंडीशन होती कब है, जब आपकी इम्यूनिटी बहुत एक्स्ट्रा वर्क करती है, तो आपके लिए छोटी मोटी चीजों के लिए भी आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स दिखाने लग जाए। ये थोड़ी स्मेल फीवर आया, आपको इम्यूनिटी रिस्पॉन्स दिखा रही, तो इसलिए उसमें दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो इम्यूनिटी सप्रेसेंट है, इम्यूनो सप्रेसेंट है, वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देगा तो ऑटोमेटिक है एलर्जिक रिएक्शंस कम हो जाएंगी। तो जो काम है बस वही करना है, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फॉर